देखो इस वीडियो से पहले आप हमारा जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स जो हमने आज तक आपको सिखाए पहले वो देखो, तभी आपको ये फैक्टर्स किस तरह से इनको अफेक्ट करेंगे वो समझ में आएगा। शुरुआत करते देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को मैं ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहले कैटेगरी में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो खुद प्लांट के फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स, बिकॉज प्लांट का इंटरनल पार्ट है। इसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो आएगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्लांट रिलेटेड नहीं है, मतलब एक्सटर्नल टू प्लांट्स, यानी एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, एज ऑफ लीव्स और इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये टोटल 8 फैक्टर्स हैं। इन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़े टाइम में। देखो बिकॉज ये फैक्टर्स सारे प्लांट के फैक्टर्स हैं और ये प्लांट का करेक्टर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्टर डिफाइन कौन करता है, उसका जेनेटिक्स, यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जेनेटिकली डिटरमाइंड है और उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं प्लांट की ग्रोथ पे। प्लांट का जितना अच्छा ग्रोथ होगा उतने ज़्यादा ये फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। और इसलिए प्लांट का ग्रोथ और प्लांट का जेनेटिक्स डिसाइड करता है इंटरनल फैक्टर्स को, और ये इंटरनल फैक्टर्स फिर फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करते हैं। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूँ तो सनलाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का CO2 कॉन्सेंट्रेशन और वाटर का अवेलेबिलिटी, ये टोटल 4 फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, देखो यहाँ पर 2 CO2 कंसंट्रेशन की बात करेंगे। एक मैं बात करूँगा एटमॉस्फेरिक CO2 की, यानी जो एटमॉस्फेयर जिसमें वो प्लांट है उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और एक मैं बात करूँगा इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन की, यानी प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर, यानी प्लांट के अंदर जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है ये वो वाला कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब भी आप नीट में या बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि वो इंटरनल CO2 की बात कर रहा है या एटमॉस्फेरिक CO2 की बात कर रहा है। चलिए फिर शुरू करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो मल्टीपल फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होता है तो एग्जैक्टली उसे कंट्रोल कौन करता है। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस की एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूँ तो लाइट, टेम्परेचर, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट। अब हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि इनमें से जो मेन फैक्टर है वो कौन है जो एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जब इतने सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो बहुत आसान सा बात है। एक तो सबसे पहले ये लॉ उन सभी प्रोसीजर्स पे अप्लाई होता है जो मल्टीपल फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। केवल फोटोसिंथेसिस नहीं, एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस जो मल्टीपल फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होते हैं उसके लिए ब्लैकमैन्स लॉ अप्लाई होता है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोसेस की रेट को डिसाइड करते हैं, तो उन 4 या 5 या 6 जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में जो सबसे कम अमाउंट में होगा उस वक्त वो डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस की या किसी प्रोसेस का रेट कितना होगा। जैसे लाइट, टेम्परेचर या CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये 3 फैक्टर फोटोसिंथेसिस को समझो अफेक्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट कंडीशन, जब आप किसी प्रेजेंट कंडीशन में बात करें तो इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट प्रेजेंट होगा, जो लिमिट कर रहा होगा, वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर जो लिमिटिंग है यानी कि कम अमाउंट में है, वो ही फोटोसिंथेसिस का रेट डिसाइड करता है। इसको डिफिनेशन अगर हम लोग एक बार पढ़ के देंगे तो इट्स अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, यानी कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो एक से ज़्यादा फैक्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसका रेट डिटरमाइन करता है वो फैक्टर जो अपने सबसे मिनिमल वैल्यू में प्रेजेंट है। यही वो फैक्टर है जो डायरेक्टली उस प्रोसेस को गवर्न करेगा। देखेंगे हम लोग कैसे ये होता है जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे सनलाइट की। देखो सनलाइट के अंदर टोटल 3 चीजें हैं। सबसे पहला लाइट का इंटेंसिटी, उसके बाद लाइट का क्वालिटी और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, यानी कि जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा या कितना कम है। क्लियर सा फंडा है, देखो जितना ज़्यादा लाइट अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी अवेलेबल होगी प्लांट को, उतना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ATP NADPH का फॉर्मेशन होगा और उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट रहेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम लो लाइट की बात कर रहे हैं। समझिए, लो लाइट कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ तो लो लाइट कंडीशंस में
जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब आप लाइट बहुत हाई कर दोगे तब फोटोसिंथेसिस का रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब जो लाइट है, लाइट का जो वैल्यू है, जो इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर दिया, तो जब आपने लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया तो अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, अब लिमिटिंग फैक्टर कोई और बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट अपने मिनिमल वैल्यू में नहीं है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वही फैक्टर फोटोसिंथेसिस का रेट गवर्न करेगा जो अपने लिमिटिंग वैल्यू में होगा। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वो जो अपना मिनिमल वैल्यू था उससे काफ़ी ऊपर आ जाएगा, तो अब वो फोटोसिंथेसिस की रेट गवर्न नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि लो लाइट कंडीशंस में जैसे जैसे आप लाइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। हाई लाइट इंटेंसिटीज पे ये कम इसलिए हो जाता है क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं बल्कि कोई और फैक्टर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हमें पता है, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझा था कि जब लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, जब हाई इंटेंसिटी लाइट अवेलेबल होती है तो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन कर सकते हो। जो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। अब एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दे रखा है बिटवीन लाइट का इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ बात करूंगा मैं एक्स एक्सिस पे लाइट का इंटेंसिटी लेता हूँ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लेता हूँ मैं वाई एक्सिस पे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। जब लाइट इंटेंसिटी हम कितना मान रहे हैं? 0, यानी लाइट बहुत कम अमाउंट में, मिनिमल वैल्यू में। तो जब वो लाइट मिनिमल वैल्यू में है तो ब्लैकमैन्स लॉ के हिसाब से अब लाइट कंट्रोल करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे अपना लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि लो लाइट से जब लाइट धीरे धीरे हमने बढ़ाना चालू की तब धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ रहा था। बट जब हम लोग इस पॉइंट पे आए, बी पॉइंट पे, अब इस बी पॉइंट पे आप ध्यान से देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम कितना ले रहे हैं? ई, और लाइट का इंटेंसिटी कितना ले रहे हैं? डी। अब इस पॉइंट पे देखें, अगर हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे देख लो बी पॉइंट पे, अब इसके बाद में हम लोग लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। ये देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ई के बाद में इससे ऊपर नहीं जा रहा, जबकि आपका लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब लाइट गवर्न नहीं कर रहा फोटोसिंथेसिस की रेट को, इसलिए यहाँ पर जो लाइट है इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा। तो आप ये कह सकते हो कि जो ई है ये सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। दिस ई इज मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ सकता और ये इसका सैचुरेशन पॉइंट आया। आई होप आप सैचुरेशन समझते हो। सैचुरेशन मतलब जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद नहीं बढ़ता है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ सैचुरेट हो चुकी है। तो ये जो ई पॉइंट है वो सैचुरेशन पॉइंट है। और बी पॉइंट के बाद में, बी वो पॉइंट है जिसके बाद में आप लाइट इंटेंसिटी चाहे कितना भी बढ़ा दो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। और ये जो सी यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है, ये सी बता रहा है आपका कांस्टेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग लाइट का इंटेंसिटी। तो ये ए, बी और सी पॉइंट्स इसको डिफाइन कर रहे हैं। जो ए वाला पॉइंट है वो क्या डिफाइन कर रहा है? ये वो रीजन बता रहा है जहां पर लाइट का इंटेंसिटी इज गवर्निंग डायरेक्टली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में क्वेश्चन भी आ रखा है इस पे। जब फुल सनलाइट अवेलेबल होती है प्लांट्स को तब केवल उस फुल सनलाइट के 10% अवेलेबिलिटी पर ही रेट जो है फोटोसिंथेसिस का सैचुरेट हो जाएगा। वापस बता रहा हूं, जब फुल सनलाइट अवेलेबल हो, आप समझ लो कि मिड आफ्टरनून का टाइम है, फुल सनलाइट अवेलेबल है प्लांट्स को, तो समझो 100 यूनिट्स फुल सनलाइट अवेलेबल है, तो केवल 10 यूनिट की अवेलेबल सनलाइट पर ही जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो होता है बहुत कम केसेस में नेचर में एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। क्योंकि आप सोचो केवल 10% पे ही अगर वो सैचुरेट हो रहा है अगर फोटोसिंथेसिस का रेट, तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। पर कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले
वो प्लांट्स जो शेडी एरियाज में रहते हैं, वो प्लांट्स जो मैक्सिमम शेड एरियाज में ही प्रेजेंट है, तो उनमें सनलाइट इतना अवेलेबल नहीं होता। तो उस केस में सेकंड केस है आपका डेंस फॉरेस्ट्स में, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में समझो जो ग्राउंड लेवल पे जितने भी प्लांट्स है वहाँ तक डायरेक्ट इतनी सनलाइट नहीं पहुँच पाती, उसकी वजह से लाइट वहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर। उसके अलावा कोई भी क्लाउडी डे, कोई ऐसा दिन जब बहुत घने बादल प्रेजेंट हो, तो उस केस में फुल सनलाइट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उस केस में, और या फिर ओशन के डेप्थ में। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर केवल लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकती है। बाकी एक नॉर्मल प्लांट जो एक नॉर्मल ओपन एरिया में ग्रो कर रहा है, उसके लिए लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं कर सकती, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट बात करता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइट की। क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, देखो सन से जो लाइट अवेलेबल है, हमें पता है कि वो लाइट में जो है वो उसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम होता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज, यानी कि उस सनलाइट में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड, राडार, एफएम, टीवी, ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन आप देखिएगा केवल 400 nm यानी नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की लाइट जो है प्लांट्स केवल उन्हीं को कैप्चर कर पाते हैं और उसी को यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए हमने ये जो ग्रेडियंट है, ये जो है यहाँ से 400 nm से 700 nm, ये रेंज, इस रेंज में ही फोटोसिंथेसिस एक्टिव रहता है, और इस रेंज को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्टिवली होता है। 400 नैनोमीटर के नीचे और 700 नैनोमीटर के ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इसलिए हम कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइट की, यानी कि लाइट का कौन सा रेंज अवेलेबल होता है अपने पास में। अब देखो PAR पे NCERT में भी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और प्लस नीट में भी काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस होगा। तो अगर आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा, हमने वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ये सीखा था कि क्लोरोफिल जो है मैक्सिमम ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। अब जब ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, यानी सबसे इफेक्टिव रेंज क्या है, ब्लू और रेड। अब क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी प्लांट को समझो येलो लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक प्लांट को मैं रेड लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिस प्लांट को रेड लाइट प्रोवाइड हो रही है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइट का ये मीनिंग रहता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लाइट के वेवलेंथ में सबसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा, तो सोचने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो कौन सा कलर ऐसा है जो सबसे कम एब्जॉर्ब होता है लीफ के द्वारा। अब लीफ जिस कलर को सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही कम फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन में पार्ट लेगा। बिकॉज लीव्स लुक ग्रीन, क्यों? क्योंकि जब लीव्स के ऊपर ग्रीन कलर का वेवलेंथ आता है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम जानते हैं कोई भी कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वो किसी पर्टिकुलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जैसे ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ पे जो भी स्पेक्ट्रम आ रहा है लाइट का, सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन केवल ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसलिए वो जो लीफ है वो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। तो जब ग्रीन कलर सबसे कम एब्जॉर्ब होता है तो ग्रीन कलर ही वो कलर है जहाँ पर आपको सबसे कम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। और ये आपके नीट के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हैं कि कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो अपना आंसर होगा ब्लू और रेड, और सबसे कम होता है ग्रीन के अंदर। अब ये जो कुछ कंसेप्ट है ये मैंने इकोलॉजी चैप्टर में से लिए हैं, तो ये सुनिए अच्छे से। देखो जो सनलाइट सन से निकलता है, ठीक है, अब अर्थ पे पहुंचेगा, तो जो रेडिएशंस अर्थ पे पहुंचती है उसको मैं कहता हूं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट हुई है या फिर वहां पर पहुंची है। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो सनलाइट पहुंचती है, जो रेडिएशंस पहुंचती है, उसमें से लेस देन 50% ही PAR का रेंज है। जैसे समझो अगर 100 यूनिट्स सनलाइट अर्थ पे इंसिडेंट हुई तो उसमें से लेस देन 50 यूनिट्स ही PAR है, बाकी का जो कंपोनेंट है वो PAR नहीं होता। यानी कि यहीं पे हम कह रहे हैं कि लेस देन 50% ही लाइट जो है वो प्लांट के काम किए। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में पूछा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो PAR का भी केवल 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं। यानी अगर अर्थ पे 100 यूनिट लाइट पहुंची, अर्थ सरफेस पे 100 यूनिट लाइट पहुंची सनलाइट की, तो उसमें से लेस देन 50% ही
जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। अब उस लेस देन 50% जो PAR है उसमें से भी प्लांट्स केवल 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं, बाकी करीब 98% से 90% तक प्लांट्स PAR को भी एब्जॉर्ब नहीं करते। यानी इन टोटल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 100 यूनिट्स लाइट जो है अर्थ पे पहुंची तो उसमें से मान लो 50% ही PAR है, यानी 50 यूनिट्स है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब 50 यूनिट्स में से भी प्लांट केवल 2 से 10%, यानी कि 50% का 2% और 10% यानी हो गया 1 से 5, यानी केवल 1 से 5 यूनिट जो सनलाइट है 100 यूनिट्स में से केवल वही प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की, यानी 95% के आसपास जो इंसिडेंट हो रहा है वो प्लांट्स के किसी काम की नहीं हो रही। और जो प्लांट्स ने केवल इतना मिनिमम लाइट एब्जॉर्ब करके भी इस पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन कर रखा है। हमने इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा अच्छे से कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी सनलाइट से जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं उसी फूड से, उसी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से पूरा का पूरा इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम अमाउंट ऑफ लाइट में भी हमारा पूरा इकोसिस्टम सस्टेन हो पाता है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो टेम्परेचर का भी वही है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, बट केवल ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब टेम्परेचर होगा कम, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये चीज़ अप्लाई होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 40 डिग्री तक वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता रहता है। अब देखो हाई टेम्परेचर की मैं बात करूं तो हाई टेम्परेचर पे अब अगर हमने एंजाइम्स पढ़े अच्छे से तो एंजाइम्स में आपको पता होगा कि जब एंजाइम्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होने लगते हैं, डीनेचर होने लगते हैं, और एंजाइम्स बीइंग प्रोटीन्स एक बार डीनेचर हो गए तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर होने पे एंजाइम्स का डीनेचुरेशन होने लगता है, और बिकॉज फोटोसिंथेसिस एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो उसका रेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। ब्रूबिस्को, पेपकेज, ये सब एंजाइम्स है, अगर ये एंजाइम्स डीनेचर हो गए तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी कम हो जाएगा। और यही लो टेम्परेचर की बात करूँ तो आपने सुना होगा कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो जब ब्रूबिस्को और पेपकेज इनएक्टिव होने लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट फिर से फॉल डाउन होने लगेगा। तो अब चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाओ या कम करो, एंड दोनों ही कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम होगा, बट ये चीज़ 40 डिग्री के बाद में। अब सवाल ये आता है कि मेनली फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन ही अफेक्ट होती है टेम्परेचर से, तो उसका सीधा सीधा रीज़न है क्योंकि डार्क रिएक्शन ही अपना एंजाइमेटिक प्रोसेस रहता है मेनली, इसलिए मेनली डार्क रिएक्शन अफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर का वो रेंज जहां पर कोई प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे आपने एंजाइम्स में भी पढ़ा होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर का रेंज है जहां पर एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं। तो उसी तरह से फोटोसिंथेसिस की रेट के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब सवाल ये आता है कि C3 और C4 में से ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, C3 प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि C3 प्लांट्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, वैसे वैसे स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो वहाँ पर CO2 का जो सप्लाई है वो कट आउट हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुका है। इसलिए अब फोटोसिंथेसिस यानी केल्विन साइकिल की जगह C3 प्लांट्स में क्या होने लगेगा? फोटो रेस्पिरेशन। तो आपका जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या हो जाएगा? कम। जबकि C4 प्लांट्स में अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वो आप हमारा हेचन-स्लैक पाथवे वाला वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि C4 प्लांट्स का टेम्परेचर से डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। तो आप कौन से प्लांट्स में कह सकते हो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो क्लियर सा आंसर है कि C4 का ही ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। C3 कम टेम्परेचर रेंज पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर का जो उसका रेंज है वो कम होगा, जबकि C4 का ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज ज़्यादा होगा क्योंकि हायर टेम्परेचर पे भी उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और केल्विन साइकिल ऑपरेट वो कर सकता है। जबकि C3 प्लांट्स में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन का रेट अपना केल्विन साइकिल की रेट से ज़्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में से। तो हमें अच्छे से पता है कि सनलाइट ज़्यादा कहाँ रहता है? ट्रॉपिकल एरियाज में। टेम्परेट एरियाज में इतना टेम्परेचर नहीं होता। तो जो ट्रॉपिकल ट्रीज़ है वो ज़्यादा एडेप्टेड है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए, इसलिए ट्रॉपिकल ट्रीज़ का ऑप्टिमम टेम्परेचर इज मोर देन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टेम्परेट ट्रीज़।
नेक्स्ट बात करूंगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन की। देखो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा। अब देखो CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं एट प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में कितना CO2 है उसका कैलकुलेशन करूं तो आपको पता होगा 0.03 से 0.04% ही केवल CO2 रहता है, यानी करीब 360 पार्ट्स पर मिलियन। ये वैल्यू आपको याद रखना है, 360 पार्ट्स पर मिलियन, थोड़ी देर में काम आएगी अपने को। अब देखो एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 360 पार्ट्स पर मिलियन। अब बिकॉज पूरे एटमॉस्फेयर में केवल 0.03 से 0.04% ही CO2 है, तो ये जो 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें से जो सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो मोस्ट ऑफ द केस में फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन करेगा वो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत मिनिमल लेवल पर प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब CO2 कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, देखना। सबसे पहले अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली 0.03 टू 0.04% है, अब अगर मैं CO2 का कॉन्सेंट्रेशन करीब 0.05% तक बढ़ाऊं तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा फिक्सेशन, उतना ज़्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन। बट अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.05% से आगे चली गई तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डैमेज कॉज करेगी, इसलिए बियॉन्ड 0.05% जो है वो इतना डैमेज है कि आपका फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा, बहुत कम हो जाएगा, जबकि 0.05% तक आप कह सकते हो कि CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ेंगे। अब C3 प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो C3 प्लांट्स में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसा होगा। बट मैंने उसमें कहा कि केवल C3 प्लांट्स के लिए, हमने ऐसा C4 प्लांट्स के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है C4 प्लांट्स ने CO2 के साथ वाला कंसेप्ट छोड़ चुके हैं। मतलब अब आप एटमॉस्फेयर का CO2 बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ C4 प्लांट्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि CO2 प्लांट्स के पास खुद का CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, तो उसे एटमॉस्फेयर की CO2 से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो लाइन केवल C3 प्लांट्स के लिए ही सही है। अब C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स अलग अलग तरीके से CO2 एटमॉस्फेयर की CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्ट करते हैं। जैसा मैंने अभी देखा था कि C4 को तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि एटमॉस्फेयर का में CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन C3 में जैसे जैसे बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। बट एक टाइम बाद में दोनों की रेट क्या हो जाएगी, सैचुरेट मतलब कि अब आप कितना ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ सकता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो NCERT में भी दे रखा है और एग्जाम में भी आ चुका है कि सैचुरेशन लेवल किसका ज़्यादा है, एक C3 प्लांट का या C4 प्लांट का। तो देखो ध्यान से सुनो, C4 प्लांट्स एटमॉस्फेयर की CO2 से अब अफेक्ट नहीं होते। तो अब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मैं C3 की बात करूं और C4 की बात करूं तो C3 प्लांट्स जो है उसका सैचुरेशन लेवल है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, यानी कि अगर 450 के आसपास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन चला गया, अब 360 एट प्रेजेंट बता रहे हैं, तो अगर आप 360 से 450 तक CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन 450 के बाद आप चाहे जितना CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन लेवल अब आ चुका है। यही मैं C4 की बात करूं तो C4 में तो 360 ppm अभी का कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं इसको बढ़ा भी दूं तो C4 प्लांट्स को उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए C4 प्लांट्स तो 360 पर ही सैचुरेट हो जाता है। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 360 के बाद आप चाहे जितना बढ़ा लो, C4 प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए C4 प्लांट्स बहुत कम लेवल पर ही सैचुरेशन ले लेते हैं, जबकि C3 में सैचुरेशन लेवल ज़्यादा रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट्स में जो अभी का जो CO2 का लेवल जो अवेलेबिलिटी है वो C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। C4 में तो ये लिमिटिंग फैक्टर का काम कर ही नहीं रही, क्योंकि C4 में तो 360 सैचुरेशन लेवल का काम करता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने 2 ग्रीन हाउस क्रॉप्स ली, टोमेटो और बेल पेपर, और उसको हाई CO2 कंडीशंस में ग्रो करवाया। अब जैसा हमें पता है कि जब आप CO2 कंडीशंस इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है, और हमने ये देखा कुछ टाइम बाद में कि CO2 बढ़ाने से जो इन प्लांट्स ने, टोमेटो ने, और जो यील्ड मतलब कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा दिया, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। अब एक सवाल है मेरे पास, ध्यान से सुनेगा, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। मैं आंसर दूं उससे पहले आप अपना आंसर एक बार दिमाग में सोच लें वीडियो पॉज करके। सवाल ये है कि एक दिन है जब अच्छा खासा बादल छाए हुए हैं, उसमें मैंने 2 प्लांट्स लिए छत पे, एक C3 प्लांट और एक C4
प्लांट। अब मैंने उनके आसपास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आर्टिफिशियली इंक्रीज करना चालू किया। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन से प्लांट को ज़्यादा फायदा होगा। एक C3 है, एक C4 है, उनके दोनों तरफ में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। और आज दिन कैसा है, आज बहुत क्लाउडी डे है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसका आंसर एक बार खुद सोचो और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो इस आंसर में देखो, आप बहुत गौर से देखो, मैंने यहाँ पर पहली कंडीशन रखी कि हैवी क्लाउडी डे है। तो जब हैवी क्लाउडी डे होगा तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है लाइट। तो अब आप चाहे C3 ले लो या C4 ले लो और उसके आसपास कितना ही CO2 बढ़ा लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर कौन है, लाइट। अगर आप लाइट बढ़ाते तो ज़रूर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाता। CO2 कितना ही बढ़ा दो, फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो रेट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, लाइट। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा हम जानते हैं कि धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है, तो कौन से प्लांट्स को ज़्यादा फायदा होगा, C3 या C4। अब अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप क्लियर आंसर बता पाएंगे कि C3 प्लांट्स ही इफेक्ट होते हैं, क्योंकि C4 तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं अपने करंट लेवल पर ही। 360 जो भी करंट लेवल है उसी पे C4 सैचुरेट है। अब चाहे जितना CO2 बढ़ा दो, इंक्रीज नहीं होने वाला। बट अगर हम ये सोचें कि सर इससे तो फायदा हो जाएगा कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, CO2 बढ़ेगा, तो प्लांट्स का तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एटमॉस्फेयर में अगर बियॉन्ड 0.05% CO2 चली गई तो एक लॉन्गर टाइम के लिए बहुत डैमेजिंग इफेक्ट वो शो करेगी प्लांट की ग्रोथ पे। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी पे। अब देखो वाटर का अवेलेबिलिटी प्लांट जिस एरिया में है उस एरिया में कितना वाटर अवेलेबल है, डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस को रेट को डिफाइन नहीं करता, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट प्लांट के ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो वाटर की कमी की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। देखो हम लोग उस कंडीशन की बात करें जब कोई प्लांट वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस मतलब वाटर की कमी है उस प्लांट को, तो इस केस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज होने का रीज़न क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है, तो हमें स्टोमेटा क्लोज करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। अब जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। CO2 का अवेलेबिलिटी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट अपने आप कम हो जाएगा। उसके अलावा जब वाटर का स्ट्रेस कंडीशन होता है तो लीफ का हो जाता है विल्टिंग। लीफ विल्टिंग मतलब क्या होता है, पत्तियों का मुरझा जाना। कुछ ऐसी कंडीशन है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पत्तियां खिली हुई रहती है ऐसे फुल, और लीफ विल्टिंग मतलब पत्तियां ऐसे मुरझा जाती है। तो अब जब ये पत्तियां मुरझा चुकी है तो जिस सरफेस पे पहले डायरेक्ट सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही थी वो सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत कम। तो जब ये सरफेस एरिया कम हो गया तो द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब क्या हो गई, कम। अब जब अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कम हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। यानी कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की हेल्प की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट फटाफट इंटरनल फैक्टर्स की बात करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, क्लोरोप्लास्ट का नंबर और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। देखो लीव्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, लीव का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। लीव का साइज बड़ा होगा तो मेसोफिल सेल्स भी बहुत सारे होंगे, मेसोफिल सेल्स बहुत सारे होंगे तो जो एपरेटस है पूरा फोटोसिंथेसिस का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। यानी कुल मिलाकर नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये चारों आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोटोसिंथेसिस का रेट। जैसे जैसे आप इन चारों को बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। उसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स मतलब लीव्स किस तरह से ओरिएंटेड है टुवर्ड्स सनलाइट। अब अगर लीव का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि सनलाइट डायरेक्ट उस लीव पे आ रही है तो फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा। यही लीव का ओरिएंटेशन ऐसा है कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर आ ही नहीं रही तो फिर फोटोसिंथेसिस कम होगा। इसलिए लीव्स ओरिएंट होकर ये ट्राई करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर मैं बात करता हूँ मेसोफिल टिश्यू की, तो क्लियर सी बात है जितना वेल डेवलप्ड मेसोफिल टिश्यू होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रहेगा। एज ऑफ लीव्स, लीव्स जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है उनका, जिसे हम कहते हैं सेनेसेंस ऑफ लीव्स, तो जैसे जैसे लीव्स ओल्ड होने लगती है वहाँ से धीरे धीरे क्लोरोफिल धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे जैसे क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट अपने आप कम होगा। अब यही रीज़न है कि जैसे जैसे लीफ सेनेसेंस की तरफ मूव करती है तो क्लोरोफिल धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए लीफ का कलर भी आप ऑब्जर्व करो ग्रीन से येलो की तरफ चला जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल कम होगा और लीफ का कलर ग्रीन था बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल।
तो लास्ट जो एक स्लाइड में मैं आपको बता दूं, वीडीसाइड्स और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन। देखो वीडीसाइड्स किसे कहते हैं हम लोग, कुछ ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को खत्म करते हैं। वीड्स मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो फील्ड में ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने राइस का कंप्लीट फील्ड बनाया, गेहूं की खेती की या ऐसा कुछ, तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है वो अननेसेसरी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे मेरे वांटेड प्लांट्स को वो सब नहीं मिल पाता। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ऐसा किया जाता है कि वीड्स को खत्म किया जाता है, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। अब वीडीसाइड्स और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन क्या है? देखो, सबसे पहले कुछ वीडीसाइड्स ऐसे हैं जो PS2 को ब्लॉक कर देते हैं। PS2 को ब्लॉक कर देना मतलब कि जो P680 लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है? एंड प्लास्टोक्विनोन के पास में। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का P680 से प्लास्टोक्विनोन के बीच में, इसको ब्लॉक करता है कौन? कुछ पर्टिकुलर वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है केमिकल का वो है डाईयूरॉन, जिसे आप डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया कहते हो। ये कुछ इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है। डाईयूरॉन उसका ट्रेड नेम है, जिस नाम से इसकी मतलब ये मार्केट में अवेलेबल होता है, इस डाईयूरॉन। और केमिकल कौन सा है इसमें? डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। उसके अलावा मोनोयूरॉन इस क्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया, और उसके अलावा पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये तीनों केमिकल ऐसे हैं जो PS2 को ब्लॉक करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करते हैं। तो जब ये वीड्स पे आप इनका स्प्रे करते हो तो उन वीड्स में ब्लॉकेज हो गया PS2 का, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो वीड्स खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, कुछ वीडीसाइड्स ऐसे हैं जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करते हैं, और उसमें जो एग्जाम्पल है वो है डाइक्वेट और पैराक्वेट। तो ये डायरेक्ट उसको इनहिबिट करते हैं। तो दैट्स इट फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे ज़्यादा डिटेल में फोटोसिंथेसिस में कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपके नीट के पेपर में, तो बस इतना ही करें, बहुत है आपके लिए। बस इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहो, देखो अच्छे से कंसेप्ट्स बनाकर फोकस करते रहो, चीज़ें आसान रहेगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।